कहते हैं कि किस्मत से आप एक अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हैं, मगर किस्मत से आप कभी भी हिम्मत या साहस नहीं कमा सकते। यह हर एक इंसान के भीतर की होती है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। ये एक कहानी बिल्कुल इसी तरह के हिम्मत की सच्ची कहानी है और इस मूवी का नाम है रैबिट प्रूफ फ्रेंच। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक गांव से। इस गांव का नाम जिनलांग है। यह समय होता है 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग ही रहा करते हैं और पिछले 100 सालों से यहाँ गोरे अंग्रेज़ लोग इनको ज़मीन बढ़ाने से रोक रहे हैं। इसी समय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास हुआ है जिसके बाद आदिवासियों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। आदिवासियों का एक लीगल गार्जियन भी बनाया जाता है जिसका नाम है ये नोवेल। वह अपने पावर से इन आदिवासियों की ज़िंदगी को भी किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं उसे कोई भी गोरे लोग कभी भी उठा सकते हैं। यहाँ हाफ कास्ट चाइल्ड उनको कहते हैं जिनकी माँ आदिवासी होते हैं और पिता अंग्रेज होता है। ऐसी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मौली है। इसकी उम्र मात्र अभी 14 साल है। यहाँ अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। इसके पिता इनके साथ नहीं रहते। वह ऑस्ट्रेलिया में फेंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस समय ऑस्ट्रेलिया में फेंस यानी हज़ारों मील लंबी तारों की दीवार बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि इस ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश या जानवरों जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि वहाँ जानवर फसलों को ख़राब कर देते हैं। अभी मौली को कबीले में दिखाया जाता है कि उसके 2 पुलिस वाले देख रहे हैं। मौली के साथ उसकी एक बहन भी होती है उसकी 2 बहन भी होती हैं, जिसमें एक की उम्र अभी 8 साल होती है और उसका नाम डेजी है। मौली के साथ जो दूसरी लड़की रहती है वो उसकी उम्र 10 साल की है कि एक कज़न है जिसका नाम ग्रेसी है। और यह तीनों के तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं। यह दोनों पुलिस वाले उनको देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जब यह बात नोवेल को पता चलती है तो वह तीनों बच्चियों को उनके गांव घर से उठाने का हुक्म कर देता है। इसके बाद पुलिस वहां उसके घर जाती है और तीनों बच्चियों को उठा लेती है। मौली की माँ और नानी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन सरकारी लोगों के सामने वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और फाइनली तीनों बच्चों को पुलिस उठा ले जाती है। तीनों बच्चियों को कई 100 किलोमीटर दूर ट्रेन में जानवरों की तरह एक तार की जाली में बंद करके ले जाते हैं। वहाँ जिस जगह पर जाते हैं उस जगह का नाम पर्थ है। यहाँ पर मिशनरीज काम करती है और यह मिशनरीज हाफ कास्ट चाइल्ड बच्चों को घर से के काम, खेती के सारे काम सिखाते हैं ताकि वहाँ गोरे लोगों के घर पर काम कर सकें। आगे चलकर यह लोग गोरे लोगों से शादी विवाह भी कर सकें। उनका मानना था कि 3 पीढ़ी के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड के अंदर जो सेल्स होते हैं वह पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके बाद उनके बच्चे गोरे बच्चों में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। यही एक बड़ा कारण होता है कि वे आदिवासियों के उन बच्चों को अपने पिता गोरे हैं, जिनके पिता गोरे हैं, उनको उनसे वहाँ से छीन कर यहाँ ले जाते हैं। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे उन बच्चों और उनके परिवारों के दिलों पर क्या दर्द बीतती है। कुछ दिनों बाद मिस्टर नेवल को दिखाया जाता है। वहाँ मौली को पास बुलाकर उसका स्किन चेक करते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखा। दरअसल जिन बच्चों का स्किन में बदलाव होता है उनसे फिर यह सब काम नहीं करवाया जाता, बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने भेज दिया जाता है। अब मौली और उसकी बहनों को यहाँ के तौर तरीक़ों में पूरी तरह से ढलना है, इसलिए उन्हें यहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा है। कुछ दिनों से बाद यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो घोड़े पर बैठा होता है। इसे यहाँ पर लोग इसे ट्रैंकर बोलते हैं। यह अपने साथ एक लड़की को लेकर
आ रहा होता है, जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग जाती है। ट्रैकर का यहाँ पर यही काम होता है, उसे उन बच्चियों को जो यहाँ से भाग जाए उनको वापस से पकड़ कर लाना होता है। वह जिस बच्ची को पकड़ कर लाता है उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई की जाती है। मौली और उसकी दोनों बहनें यहाँ सब कुछ देख रही होती हैं। हालांकि कुछ दिनों तक रहने के बाद मौली ऐसा ही करती है कि वह अपनी बहनों के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएगी। मौली का दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। साथ ही साथ उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है। इसके बाद एक सुबह जब सारे बच्चे चर्च में प्रेयर करने गए होते हैं, तब मौली अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाती है। मौली को उन लोगों को अपने घर के बारे में कि किस तरफ जाना है कुछ भी नहीं पता। यहाँ कैंपस में सारे बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ से कौन गायब है। रात को जब सोने के पहले नन अटेंडेंस लेती है, तब अटेंडेंस के दौरान उनको पता चलता है कि मौली और उनकी दोनों बहनें सुबह से किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद यह बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत ही शार्प होता है। वह उनके कदमों के निशान को देखकर उन तक पहुंच जाता है। जब ट्रैकर मौली और उनकी बहनों को ढूंढने जाता है तो उनके कदमों के निशान को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वही मौली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वह लगातार भाग रहे हैं। उन लोगों को बस यह लगता है कि किसी भी तरह से वह घर पहुंच जाए। इन लोगों को कैंप से भागे हुए पूरे 2 दिन हो चुके होते हैं। ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मौली को यह महसूस होता है कि ट्रैकर उनके कदमों के निशान को देखते हुए आ रहा है, इसलिए वह एक नदी के किनारे पहुंचकर रुक जाती है और अपनी बहन से उसका बैग मांगती है और बैग को झाड़ियों दूसरी तरफ टांग देती है, जिससे कि ट्रैकर को यह लगे कि वह यह लोग दूसरी तरफ गए हैं। इसके बाद मौली खुद पानी के रास्ते बढ़ने लगती है ताकि ट्रैकर को उनके कदमों के निशान ना मिले, मगर ट्रैकर भी उनकी यह चालाकी को समझ जाता है और मौली के पीछे ही बढ़ने लगता है। मौली और उसकी बहनों को यह आभास हो जाता है कि ट्रैकर उसके आसपास ही है, इसलिए वह तीनों के तीनों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। इसी कारण ट्रैकर उन्हें नहीं देख पाता। जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तब यह बहन ने अपने आगे का सफ़र तय करती हैं। यह तीनों के तीनों काफ़ी भूखे हैं। तभी इनको 2 आदमी दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ ही आदिवासी हैं। इनके पास शिकार किया हुआ जानवर है। वहाँ आदिवासी लोग इन तीनों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि यह लोग कैंप से भागे हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ ट्रैकर को भी देखा जाता है। वह तीनों को बताता है कि ट्रैकर बहुत ही स्मार्ट है। आज तक जो भी कैंप से भागा है उन लोगों को ट्रैकर पकड़कर वापस से कैंप में ले गया है। वह मौली से पूछता है कि तुम लोगों को कहाँ जाना है। मौली बताती है जिनलांग। फिर वह बोलता है जिनलांग यहाँ से बहुत ही दूर है और तुम लोगों का रास्ता यहाँ से बहुत लंबा है। उसके बाद यह आदमी तीनों को मांस खिलाता है और कुछ मांस का टुकड़ा देकर साथ में माचिस देकर भेज देता है। इधर केविन को पता चल चुका होता है कि तीनों लड़कियां कैंप से भाग चुकी हैं और ट्रैकर जो उनका पीछा कर रहा है था, नदी के बाद उसको उनके कदमों के निशान मिलना बंद हो गए हैं। यह बात मौली की माँ को भी पता चल जाती है कि तीनों बच्चियाँ कैंप से भाग चुकी हैं। यह जानकर उनको बहुत खुशी मिलती है। वह यह उम्मीद करती हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द घर पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके लिए यह सफ़र अभी भी बहुत ही लंबा होता है। मौली को दिखाया जाता है कि वह एक घर के बाहर मुर्गी और उसके कुछ अंडों को वह चुराने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ उस घर की मालकिन आ जाती है जो एक वाइट लेडी है और मालिक को कुछ नहीं बोलती बल्कि उसकी तीनों बहनों को खाना खिलाती है। जब मौली जाने लगती है तब लेडी बोलती है कि तुम लोग उस फेंस के पास से बच कर जाना
क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के रहते हैं जो फेंस के पास खरगोश का शिकार करने की फिराक में रहते हैं। यह सुनने के बाद मौली पूछती है, क्या रैबिट फूड पुअर फेंस? वो लेडी कहती है हाँ। वह पूछती है फिर कि वह फेंस कहाँ पर है, तो वह लेडी इशारा करने के बताती है कि वहाँ उस तरफ है। अब यह तीनों बहनें फेंस की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि मौली को पता है कि वह अगर फेंस के सहारे चलती है तो वह अपने गांव जिनलांग पहुंच जाएगी। अब मौली फेंस के पास पहुंचती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानती है कि यह फेंस उसके घर के पास से गुजरती है, जहां पर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। दूसरी तरफ नेविल को पता चलता है कि इन बच्चियों को फेंस के पास एक गांव में देखा गया था। नेविल समझ जाता है कि यह बच्चियाँ फेंस के सहारे अपने गांव की तरफ बढ़ रही हैं। वह मैप को देखकर यह अंदाज़ लगा लेता है कि कुछ दिनों बाद यह बच्चियाँ टी पॉइंट पर पहुँचेंगे। वह वहाँ पर ट्रैकर और कुछ लोगों को निगरानी में लगा देता है। वह कहता है कि जब यह बच्चियाँ उस टी पॉइंट पर पहुँचें, तुम उन लोगों को पकड़कर कैंप में ले आना। जब मौली और उसकी बहनें आगे बढ़ रही होती हैं तो उन्हें एक गोरा आदमी दिखाई देता है। यह एक अच्छा इंसान होता है। वह इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है तुम्हें किधर जाना है। तो मौली बताती है हमें ईस्ट जाना होता है। तो वह आदमी बोलता है यह फेंस जिसके सहारे तुम चल रही हो यह वेस्ट की तरफ जाती है। अब मौलिक समझ जाती है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है। वह गोरा आदमी इन बच्चियों को एक शॉर्टकट रास्ता बताता है और कहता है अगर इस रास्ते पर तुम जाओगी तो तुम्हें कुछ दूर चलना होगा। कुछ दिन लगातार चलने के बाद मौली लोगों को एक घर दिखाई देता है और वहाँ एक लेडी दिखती है। यह लेडी भी हाफ का स्टाइल है। वह लेडी इन बच्चियों को देखकर जान जाती है कि यह कैंप से भागी हुई है, क्योंकि अब तक यह खबर अखबारों में आ चुकी है। उस लेडी से बात करते हुए उन बच्चियों को पता चलता है कि वह 800 मील का सफ़र तय कर चुकी हैं। लेडी कहती है इतना लंबा सफ़र आज तक किसी ने तय नहीं किया। वह मौली को रात में रहने के लिए बोलती है कि सुबह चली जाना। रात में उस लेडी से यह एक आदमी आता है जो वाइट मैन है। वह बच्चियों को देखकर समझ जाता है। उस आदमी के जाने के बाद मौली वहाँ से जाना चाहती है, मगर वह लेडी कहती है कि वह आदमी किसी को कुछ नहीं बताएगा। मगर आधी रात को मौली गाड़ियों की आवाज़ सुनती है। मौली समझ जाती है कि उन्हें पकड़ने के लिए लोग आ चुके हैं, इसलिए वह अपने दोनों बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाती है। इसके साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और उसके साथ वह लोग आते हैं जो उन बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रात होने की वजह से वह उन लोगों को नहीं देख पाता। ट्रैकर सुबह आने के लिए उस समय चला जाता है। जब वह सुबह आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि मौली ने पत्तों से अपने पैरों के निशान मिटा दिए हैं। रात को ही मौली और उनकी बहन यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं। इससे ट्रैकर इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। एक बार फिर से वह रैबिट पुअर फेंस के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ केविन, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वह इंस्पेक्टर से कहता है कि यह बात चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी का बिलोना में इंतज़ार कर रही हैं। आगे जाकर मौली को एक और आदमी मिलता है जो इन लोगों को खाने को देता है और बताता है कि ग्रेसी का बिलोन में इंतज़ार कर रहे हैं। तुम लोग वहाँ तक ट्रेन से जा सकती हो। यह सुनने के बाद मौली वहाँ खड़ी हो जाती है और बोलती है चलो यहाँ से। यह आदमी झूठ बोल रहा है, मगर यहाँ ग्रेसी उस आदमी की बातों में आ जाती है। इसके बाद मौली अपनी बालों को कंधे पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। ग्रेसी वहीं पर उस आदमी के साथ रुक जाती है। आगे जाकर मौली को एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को नहीं छोड़ना चाहिए था। वो फिर से वापस आती है, तब देखती है ग्रेसी वहाँ
स्टेशन में बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। माली छुपकर उसे इशारों में बुलाती है। ग्रेसी जैसे ही आने वाली होती है तभी नेविल का आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ वह आदमी भी होता है जिसने उसे झूठ बोला था कि ग्रेसी की माँ बिलोना में उसका इंतज़ार कर रही है। यह उसने कुछ पैसों के लालच में बोला था। अब ग्रेसी को पकड़ लिया जाता है। मॉली और उसकी बहन यह सब देखकर रहे होते हैं मगर वह कुछ नहीं कर सकते। अब वह अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वही नेविल जिगलांग से इंचार्ज को खत लिखता है कि जैसे ही मॉली और उसकी बहन घर पहुँचे उनको दोबारा पकड़ वापस कैंप में भेज दिया जाए। इधर मॉली और उसकी बहन बिना रोक टोक अपने घर की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। हालांकि वह पूरी तरह से थक चुकी हैं। कुछ समय के बाद इस आदमी को एहसास हो जाता है कि मॉली और उसकी बहन पहुंचने वाली हैं, तो वह जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन आगे जाने के बाद उसे मॉली की माँ और नानी मिल जाती हैं और वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब मॉली की माँ और नानी जब थोड़ी देर और आगे जाती हैं तब उन्हें मॉली और उसकी बहन दिख जाती है। इन दोनों बच्चियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। इसके बाद मॉली की माँ और नानी वापस जिगलोंज लौटते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लौटे तो नेविल के आदमी वापस से इन्हें पकड़कर कैंप ले जाएंगे। इसलिए वह दोनों बच्चियों को लेकर दूर जंगल में चली जाती है ताकि नेविल और उसके आदमी उन तक कभी न पहुंच पाए। इधर नेविल को दिखाया जाता है कि उसको बोला जा रहा है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मॉली और उसकी बहन को फिर से ढूंढ पाएँ, इसलिए हम इस केस को यहीं पर बंद करते हैं। अंत में मॉली और उसकी बहन डेजी के फुटेज को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। इन लोगों ने कैंप से अपने घर तक का सफ़र खाली पाँव 2400 किलोमीटर तय किया था, जो अपने आप में ही हिम्मत और हौसले की कहानी को साकार करता है। दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने फिर कभी अपनी बहन ग्रेसी को नहीं देखा। मॉली का कहना है कि दुख दर्द उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन वह कभी भी हार कर नहीं रहना चाहते। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो यह मूवी ज़रूर एक बार जाके देखिएगा। इस मूवी का नाम रैबिट प्रूफ फेंस है। आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है इस मूवी की। आपने अगर ये कहानी सुनी होगी तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और भी कहानी आपको सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।